नमस्कार। द डीप डाइव में आज हम खाने की आदतों और सेहत इनके बीच के रिश्ते को थोड़ा और समझने वाले हैं। हाँ, और इसमें एक खास चीज है, शरीर की एक अंदरूनी सफाई प्रक्रिया ऑटोफेजी। बिल्कुल। और देखिए, हमारे पास जो जानकारी है वो एक न्यूरोथेरेपिस्ट के अपने अध्ययन और अनुभव पर आधारित है। जी। तो ये साफ करना जरूरी है कि ये कोई मेडिकल सलाह नहीं है। हाँ, ये बस एक नजरिया है। हो सकता है इससे हमारी सोच थोड़ी बदले। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मिसाल है काफी दिलचस्प। मान लीजिए हमारा शरीर का विकास एक घर बनाने जैसा है। अच्छा, कैसे? जब हम छोटे होते हैं, मतलब लगभग 25 साल की उम्र तक, शरीर बढ़ रहा होता है तेजी से। हाँ, निर्माण चल रहा होता है। तो इस निर्माण के टाइम हमें खूब सारी सामग्री चाहिए, मतलब भोजन। सही बात है, जैसे घर के लिए ईंट, सीमेंट, सरिया, सब कुछ। हाँ, उस वक्त ज्यादा खाना जरूरी है, नींव डालनी है, दीवारें बनानी है। स्रोत में भी इसी निर्माण चरण का जिक्र है। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात आती है। जब घर बन गया, तैयार हो गया, मतलब 25 की उम्र के बाद? हाँ, जब शारीरिक विकास लगभग पूरा हो गया, तो क्या तब भी उतनी ही ईंट सीमेंट चाहिए रोज? नहीं नहीं, तब तो बस रख रखाव चाहिए, कहीं टूट फूट हो गई तो मरम्मत। राइट। पर दिक्कत यह है, जैसा स्रोत बताता है, कि हम में से ज्यादातर लोग ना वो बचपन वाली आदत नहीं छोड़ते। मतलब घर बन जाने के बाद भी ईंट सीमेंट लाते रहते हैं? हाँ, उतना ही भोजन या लगभग उतना ही खाते रहते हैं। ये एक आम चलन है ना? हाँ, बिल्कुल है। और शायद यही से कई परेशानियां शुरू होती हैं। स्रोत में विकास के अलग अलग स्टेज भी बताए हैं। हाँ, जैसे जन्म से 5 साल तक तेज विकास, फिर 5 से 10 तक थोड़ा धीमा, और फिर वो टीनेज वाला दौर, लड़कियों में करीब 10 से 18 और लड़कों में 10 से 25 तक फिर से तेजी। अच्छा। ये वो टाइम है जब शरीर को वाकई ज्यादा पोषण चाहिए, ज्यादा ऊर्जा। लेकिन मुश्किल तब आती है जब ये दौर खत्म, ढांचा तैयार, पर हम आदतें नहीं बदलते। बिल्कुल। वो अतिरिक्त निर्माण सामग्री, हाँ, वो भोजन वो फिर शरीर में जमा होने लगता है। जमा होने लगता है। हाँ, सोचिए ना, घर बन गया है और आप रोज ईंटें ला रहे हैं, कहाँ रखेंगे? पहले बाहर फिर अंदर। हाँ, कमरे भरने लगेंगे। शरीर भी ऐसे ही करता है, फैट के रूप में जमा करता है। और यही फिर वजन बढ़ना और दूसरी दिक्कतें। बिल्कुल, ये अतिरिक्त बोझ बन जाता है। तो जो आदत विकास के लिए जरूरी थी, वो बाद में मुश्किल बन जाती है। क्योंकि जरूरतें बदल गई। जरूरतें बदल गईं, आदतें नहीं बदली। और यही अतिरिक्त भोजन, जिसे शरीर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, वो बीमारियों का कारण बन सकता है। हाँ, स्रोत यही कहता है। और यहीं से एक और बड़ा सवाल उठता है। स्रोत ने पूछा है, क्या खाना हमेशा एनर्जी देता है या कभी-कभी लेता भी है? हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। हाँ, क्योंकि हम तो यही सुनते आए, खाओगे तो ताकत आएगी। पर स्रोत कुछ उदाहरण देता है सोचने वाले, जैसे पहलवान अरे हाँ, या डांसर या इम्तिहान देने वाले छात्र। बिल्कुल कोई पहलवान क्या कुश्ती से ठीक पहले पेट भरकर खाता है? नहीं, या डांसर स्टेज पर जाने से पहले कभी नहीं। हल्का खाते हैं? परीक्षा से पहले भी तो हल्का खाने को कहते थे। दही, फल, भारी खाना मना। हाँ, तो अगर ज्यादा खाने से ज्यादा ताकत मिलती, तो इन मौकों पर तो और ज्यादा खाना चाहिए था। सही बात है। क्यों नहीं खाते फिर? यहाँ एक गहरा पॉइंट है। देखो, भोजन हमें ऊर्जा देता है, ठीक है, बनाने के लिए, रखरखाव के लिए। हाँ लेकिन उस भोजन को पचाने का जो काम है ना, डाइजेशन, हाँ, वो खुद बहुत ऊर्जा लेता है। हमारा पाचन तंत्र वो एक बड़ी मशीनरी है। अच्छा, मतलब खाने को पचाने में भी शरीर की ताकत लगती है? बहुत लगती है, खासकर भारी भोजन पचाने में। और अगर हम लगातार खाते रहें हर थोड़ी देर में, तो पाचन तंत्र को आराम ही नहीं मिलता। वो लगातार काम करता रहता है। ये पूरे सिस्टम पर एक बोझ है। ओ, तो एक तरफ एनर्जी मिल रही है, दूसरी तरफ खर्च भी हो रही है उसे पचाने में। बिल्कुल। तो ये एक बैलेंस है। जरूरत से ज्यादा खाना न सिर्फ जमा होता है, बल्कि उसे संभालने में भी एनर्जी जाती है। हाँ, और स्रोत यहीं पर वो सीधी बात कहता है, अधिक भोजन अधिक रोग, कम भोजन कम रोग। वाह, कितनी सीधी और गहरी बात है। शायद पुरानी समझ है ये। सदियों पुरानी समझ, जिसे हम शायद भूल रहे हैं। और आज का माहौल तो बिल्कुल उल्टा है। हम हमेशा पूछते हैं और क्या खाऊं। डॉक्टर से भी यही पूछते हैं, क्या खाने से ठीक हो जाऊंगा। कोई ये नहीं पूछता कि क्या न खाऊं। हाँ, स्रोत में इस पर भी बात है। लोग सुनना नहीं चाहते कि कुछ छोड़ना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, और वो कहते हैं कि डॉक्टर भी कभी कभी जैसे एनिमल प्रोटीन या डेयरी बंद करने की सलाह देने से हिचकिचाते हैं। हिचकिचाते हैं? क्यों? उन्हें लगता है मरीज मानेगा नहीं या बुरा मान जाएगा। आजकल रवैया है ना, खाओ सब कुछ,
जरूरत पड़ी तो दवा खा लेंगे। ये रवैया शायद हमें असली समाधान से दूर ले जा रहा है। हो सकता है। और यहीं पर स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प साइंटिफिक प्रोसेस का जिक्र करता है, ऑटोफेजी। जी हाँ, ऑटोफेजी। ऑटोफेजी? हाँ, ये नाम मैंने सुना है, नोबेल प्राइज भी मिला था इस पर। 2016 में जापान के वैज्ञानिक डॉक्टर योशिनोरी उसुमी को। इसी वजह से ये दुनिया भर में चर्चा में आया। ऑटोफेजी शब्द का मतलब ही थोड़ा अजीब है। ऑटो मतलब खुद, फेजी मतलब खाना। खुद को खाना? हाँ, ये कैसा मतलब हुआ? शरीर खुद को क्यों खाएगा? सुनने में अजीब है, पर यह शरीर की एक बहुत जरूरी, बिल्कुल नेचुरल प्रक्रिया है। अच्छा। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ऑटोफेजी कोई नया डाइटिंग ट्रेंड नहीं है। ये हमारी कोशिकाओं में हमेशा चलने वाली एक बेसिक जैविक क्रिया है, जीने के लिए जरूरी है। तो ये खुद को खाना असल में है क्या चीज? देखिए, स्रोत इसे शरीर की अंदरूनी सफाई और रिसाइकलिंग व्यवस्था कहता है। सफाई और रिसाइकलिंग? हाँ, हमारी कोशिकाएं काम करती हैं, पुरानी होती हैं, उनमें टूट-फूट होती है, कुछ हिस्से खराब हो जाते हैं, कुछ कचरा जमा हो जाता है। ऑटोफेजी प्रक्रिया क्या करती है, वो इस कचरे को, इन खराब या मरे हुए हिस्सों को पहचानती है। अच्छा। फिर उन्हें घेर लेती है और उन्हें तोड़ देती है, और जो काम के अणु मॉलिक्यूल्स मिलते हैं उन्हें दोबारा इस्तेमाल कर लेती है, रिसाइकल। अरे वाह, तो ये शरीर का अपना कूड़ा मैनेजमेंट और कबाड़ से जुगाड़ सिस्टम है। कितना महत्वपूर्ण काम है, सोचिए। हाँ, बहुत ज्यादा। तो जाहिर है इसके फायदे भी बहुत होंगे। स्रोत क्या कहता है फायदों के बारे में? बिल्कुल। स्रोत के मुताबिक जब ऑटोफेजी ठीक से होती है या उसे हम बढ़ाते हैं तो कई फायदे हो सकते हैं। जैसे? पहला, ये बीमारियों की रफ्तार को धीमा करने में मदद कर सकती है। बीमारियों की रफ्तार धीमी कैसे? क्योंकि ये कोशिकाओं से वो खराब प्रोटीन और पुर्जे हटाती है जो कई बीमारियों, खासकर उम्र से जुड़ी बीमारियां जैसे अल्जाइमर, पार्किंसन, उनमें रोल निभाते हैं। अच्छा, तो ये सेल्स को हेल्दी रखती है। हाँ। दूसरा बड़ा फायदा, इम्यून सिस्टम का संतुलन। इम्यून सिस्टम मतलब रोगों से लड़ने की ताकत। हाँ, ऑटोफेजी कमजोर इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने में, और जो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है जैसे ऑटो इम्यून बीमारियों में, हाँ, उसे शांत करने में, दोनों में मदद कर सकती है। अरे वाह, मतलब इम्यून सिस्टम का रेगुलेटर। एक तरह से ये इन्फेक्शन से लड़ने और सूजन कम करने में भी मदद करती है। ये तो कमाल है। और शायद मानसिक स्वास्थ्य का भी जिक्र था। हाँ। तीसरा फायदा, मेंटल क्लैरिटी, बेहतर मूड, शायद इसलिए कि ब्रेन सेल्स को भी हेल्दी रखती है। चौथा, एनर्जी लेवल बढ़ना। एनर्जी बढ़ना, ये तो उस बात से उल्टा हो गया कि खाना इज इक्वल्स टू एनर्जी। यहाँ तो कम खाने या उपवास से एनर्जी बढ़ रही है। हाँ, क्योंकि शरीर अपने अंदर के संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर रहा है, वो फालतू बोझ हटा रहा है। अच्छा। और पांचवा फायदा, जिसका जिक्र स्रोत बड़े मजेदार ढंग से करता है, जादुई रूप से वजन कम होना। जादुई रूप से? ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि जब ऑटोफेजी एक्टिव होती है, खासकर उपवास में, तो शरीर पहले अंदर का कचरा साफ करता है। हाँ। और फिर एनर्जी के लिए जमा चर्बी, फैट सेल्स, उनका इस्तेमाल शुरू कर देता है। ओह, तो फैट बर्न होता है। हाँ, तो वजन कम होता है, पर यह सिर्फ कैलोरी गिनने जैसा नहीं है, ये एक गहरी सफाई का नतीजा है। समझा। और भी थे शायद? त्वचा में चमक? हाँ, छठा फायदा, त्वचा में चमक। और सातवां, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करना, एंटी एजिंग। अरे वाह, ये सब सुन के तो लगता है ऑटोफेजी कोई खजाना है सेहत का। देखिए, ये सारे फायदे जुड़े हैं सेल्यूलर हेल्थ से। कोशिकाएं स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ, और आप स्वस्थ दिखेंगे, महसूस करेंगे। तो अब $1 मिलियन सवाल, इस कमाल की ऑटोफेजी को हम एक्टिवेट कैसे करें? स्रोत क्या बताता है? स्रोत बिल्कुल साफ कहता है, ऑटोफेजी को शुरू करने का सबसे असरदार तरीका है उपवास, फास्टिंग। फास्टिंग, उपवास। हाँ, जब हम कुछ समय के लिए खाना बंद कर देते हैं तो कोशिकाओं को सिग्नल मिलता है बाहर से एनर्जी कम आ रही है, अब अंदर सफाई और मरम्मत का टाइम है। उपवास, ये शब्द सुनते ही अपनी पुरानी संस्कृतियों, धर्मों की याद आती है। बिल्कुल। दुनिया भर में अलग अलग तरह से उपवास रखते आए हैं लोग। जी। स्रोत कहता है शायद हमारे ऋषि मुनि बिना माइक्रोस्कोप के भी इसका महत्व समझते थे। हाँ, यही तो कमाल की बात है, जिसे हम कभी-कभी सिर्फ पूजा पाठ या अंधविश्वास समझ लेते थे। उसके पीछे शायद गहरा विज्ञान था। बिल्कुल। और अब डॉक्टर ओसुमी जैसे वैज्ञानिकों का काम उस पुराने ज्ञान पर जैसे मोहर लगा रहा है। साइंस और परंपरा मिल रहे हैं। तो उपवास मतलब कितना उपवास? स्रोत कुछ खास तरीका बताता है? हाँ, वो एक पॉपुलर तरीके का जिक्र करता है,
इंटरमिटेंट फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, हाँ सुना है आजकल काफी। और उसमें भी खासकर 16/8 मॉडल। 168 मतलब 16 घंटे फास्ट, 8 घंटे खाना। जी। दिन के 24 घंटों में से लगातार 16 घंटे कुछ नहीं खाना। हाँ, पानी पी सकते हैं या बिना कैलोरी वाली ड्रिंक्स। अच्छा। और बाकी के 8 घंटे की एक ईटिंग विंडो होती है, उसी में अपना दिन भर का खाना खाते हैं। जैसे मान लीजिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खाया, हाँ, और फिर शाम 6 से अगली सुबह 10 तक कुछ नहीं। तो इस 16 घंटे में क्या होता है? शरीर को पाचन के काम से छुट्टी मिलती है। हाँ, तब वो अपनी एनर्जी मरम्मत और सफाई पर लगाता है। ऑटोफेजी पर। अच्छा। पहले वो कोशिकाओं का कचरा साफ करता है, हाँ। फिर जब वो कम होने लगता है तो एनर्जी के लिए जमा चर्बी को जलाना शुरू करता है। तो पहले अंदर की सर्विसिंग, फिर फैट बर्निंग। बिल्कुल। तो अगर हम इसलिए बड़ी पिक्चर में देखें, ये सिर्फ वजन घटाने का टूल नहीं है। नहीं। ये शरीर को उसकी नेचुरल मरम्मत और रख-रखाव की ताकत इस्तेमाल करने देने का तरीका है। ये तो बहुत ही फायदेमंद लग रहा है सुनने में। लेकिन क्या ये सबके लिए कोई रिस्क तो नहीं? स्रोत ने चेतावनियां भी दी थी। हाँ, और ये बहुत बहुत जरूरी बात है। स्रोत इस पर बहुत जोर देता है। क्या? कि जिन लोगों को पहले से कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, जैसे डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी, या हाई ब्लड प्रेशर, या जो किसी भी तरह की रेगुलर दवा ले रहे हैं, हाँ, उन्हें किसी भी तरह का फास्टिंग, चाहे वो इंटरमिटेंट ही क्यों ना हो, शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से पूछना ही पूछना है। मैंडेटरी है ये। ओह, ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्या खतरा हो सकता है? आप सोचिए, कोई डायबिटीज का मरीज है, इंसुलिन लेता है या शुगर कम करने की दवा खाता है। अगर वो बिना डॉक्टर से पूछे, बिना दवा एडजस्ट किए अचानक 16 घंटा भूखा रहने लगे, तो क्या होगा? उसका ब्लड शुगर बहुत ज्यादा गिर सकता है, खतरनाक लेवल तक, हाइपोग्लाइसीमिया, ये जानलेवा भी हो सकता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत सीरियस है। बिल्कुल। इसी तरह जो ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं, फास्टिंग से उनका बीपी और कम हो सकता है। अच्छा। तो दवाओं की डोज एडजस्ट करनी पड़ सकती है, और ये काम सिर्फ डॉक्टर की देखरेख में होना चाहिए। अपने आप करना खतरनाक है। तो मैसेज एकदम क्लियर है। अगर आप बिल्कुल हेल्दी हैं तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। हाँ। लेकिन अगर कोई बीमारी है या कोई दवा चल रही है तो डॉक्टर से पूछे बिना एक कदम भी नहीं उठाना है। बिल्कुल। और हमें ये भी याद रखना है, जैसा स्रोत खुद कहता है, कि ये जानकारी एक न्यूरोथेरेपिस्ट की है, उनके अपने अध्ययन और अनुभव की। वो मेडिकल डॉक्टर नहीं है। नहीं। और हर शरीर अलग होता है। जो एक के लिए काम करे, जरूरी नहीं वो दूसरे के लिए भी उतना ही अच्छा या सेफ हो। हाँ, ये बात तो हर चीज पर लागू होती है, व्यक्तिगत भिन्नता। स्रोत कहता है कि हेल्दी लोग शायद इससे भविष्य की बीमारियों से बच सकते हैं। हाँ, बचाव में मदद मिल सकती है। लेकिन सावधानी सबके लिए जरूरी है, खासकर जिनको पहले से दिक्कतें हैं। बिना पूरी जानकारी और एक्सपर्ट सलाह के कोई भी बड़ा बदलाव, खासकर खाने पीने में, रिस्की हो सकता है। बिल्कुल सही। तो ठीक है, हमने काफी कुछ कवर किया। घर बनाने वाली मिसाल से शुरू किया। हाँ। विकास के बाद बदलती जरूरतें, फिर भोजन और एनर्जी की सोच पर सवाल उठाया, और फिर ऑटोफैजी, वो अंदरूनी सफाई। हाँ। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? मेन टेक अवे निचोड़ ये है कि हमारे शरीर की जरूरतें बदलती हैं, खासकर 25 की उम्र के आसपास, विकास पूरा होने के बाद। हमें निर्माण से रख रखाव मोड में आना होता है। बिल्कुल। और बचपन वाली खाने की आदतें जवानी में जारी रखना, वो एक्स्ट्रा ईंट सीमेंट इकट्ठा करना, वो दिक्कतें पैदा कर सकता है। हाँ। और ऑटोफेजी, जिसे इंटरमिटेंट फास्टिंग से मदद मिल सकती है, वो शरीर की अपनी मरम्मत और सफाई की एक जबरदस्त ताकत है, जिसके कई हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं, खासकर लॉन्ग टर्म में। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे लिए? शायद हमें अपनी सोच थोड़ी बदलनी होगी। हमेशा ये पूछने के बजाय कि और क्या खाएं, शायद इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि कब खाएं, कितना खाएं, और शायद कब ना खाएं। हाँ। कब ना खाएं ये भी उतना ही जरूरी है। ये तो खाने के साथ हमारे रिश्ते को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया हो सकता है। टाइमिंग और क्वांटिटी पे फोकस। बिल्कुल। और आखिर में स्रोत हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ता है। क्या? ये दिखाता है कि कैसे आज का मॉडर्न साइंस, जैसे डॉक्टर ओसुमी का नोबेल वाला काम, हाँ, वो उसी ज्ञान की पुष्टि कर रहा है जो सदियों से हमारी पुरानी परंपराओं में था, जैसे उपवास। ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ। और एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, आज जब हम हेल्थ और लंबी उम्र के नए तरीके ढूंढ रहे हैं, हाँ, तो क्या हम उन पुरानी प्रैक्टिसेस को, जिन्हें हमने कभी सिर्फ परंपरा या अंधविश्वास कहकर छोड़ दिया था, हाँ, उन्हें दोबारा देखकर, उन्हें साइंटिफिक नजरिए से समझकर बहुत कुछ सीख नहीं सकते? बिल्कुल सीख सकते हैं। क्या पता कौन सा ऐसा पुराना ज्ञान, कौन सी ऐसी भूली हुई समझ हमारी आज की सेहत की पहेलियों को सुलझाने की चाबी बन जाए। बहुत ही दिलचस्प सवाल और सोचने के लिए एक अच्छी दिशा। इस गहरी बातचीत के लिए धन्यवाद।
धन्यवाद।